तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, इसकी जो है 11 प्रैक्टिस सेट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसका कंप्लीट पीडीएफ जो आपका प्लेलिस्ट भी बना रखा है। और देखिए, पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करा रखा है टेलीग्राम पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें जो है हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके जीएस से। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक करके जाएं। तो देखिए, यहीं पे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राचीन भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, आपका अगर बात करें, ऑप्शन पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा समुद्रगुप्त को। जो आपका था यह समुद्रगुप्त जो था आपका, यह राजवंश के शासकों में से जो है 1335 ईस्वी। कब? तो 1335 ईस्वी से यह 1375 ईस्वी के जो है भारत नेपोलियन के रूप में यह जाने जाने लगा। और वह गुप्त राजवंश के पहले महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शासक था समुद्रगुप्त। और उसके उत्तराधिकारियों की जो है उनकी स्थिति जो है बनी रहती थी। और वह एक महान योद्धा था। समुद्रगुप्त एक शानदार सेनापति भी था और एक महान विजेता, जिसे हरि सेना के अपनी विजय के विवरण से यह साबित होता है। तो ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे कि देखिए, किसे प्राचीन भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? ये आपका समुद्रगुप्त को। यह आपका यूपीपी का क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपका यूपीपी में आपका पूछा जा चुका है। और यही देखिए, दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो देखिए, अगर गदर आंदोलन की बात करें तो यह बर्मा नहीं था और आपका ऑस्ट्रेलिया भी नहीं था। यह आपका था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बात करें तो गदर आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। भारतीय प्रवासियों से भरे आपके को कहाँ पे? तो कोमा गटमारू। कहाँ पर? तो कोमा गटमारू नाम एक जहाज़ को कनाडा से वापस ला दिया गया। जैसे ही जहाज़ भारत लौटा, उसके कई यात्री ब्रिटिश पुलिस के साथ संघर्ष में जो है मारे गए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और उत्तरी अमेरिका में जो है उत्तरी अमेरिका के आधारित पर गदर आंदोलन जो था उसे उखाड़ फेंकने के लिए लाला हरदयाल के मुख्य नेता के रूप में वहाँ के स्वतंत्रता राजनीतिक माहौल के कारण सभी गतिविधियों और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो गया था। और गदर का अर्थ होता है विद्रोह है। आपने गदर मूवी देखा होगा। गदर का अर्थ क्या होता है? तो गदर का अर्थ होता है विद्रोह है। इसलिए इसे नाम से इसे इरादा से स्पष्ट होता है कि भारतीय राज्यों में भारतीय आबादी की लगभग संख्या 7 करोड़ और ब्रिटिश भारत में 24 करोड़ है। और देखिए, ऑप्शन इसमें हम क्या करेक्ट कर देंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1800, अगर देखिए वीडियो छोटा दिख रहा हो तो देखिए आपको रोटेट स्क्रीन पर कर लीजिएगा, आपको अच्छा ही दिखेगा और आपको स्पष्ट दिखेगा। आपके यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि 1853 में ब्रिटिश निर्मित भारतीय रेलवे प्रणाली ने अपनी पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई थी। तो देखिए, यह आपकी जो चली थी कहाँ से कहाँ तक, तो यह चली थी आपके बम्बई से ठाणे के बीच। ब्रिटिश निर्मित भारतीय रेलवे प्रणाली ने अपनी पहली ट्रेन कब चलाई थी? यह चलाई थी, भारतीय रेलवे का इतिहास 160 पुराना है, 160 साल पुराना है। कितना? तो यह आपका 160 साल पुराना है भारतीय रेलवे का इतिहास। और बात करें तो 16 अप्रैल, कब? तो 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर यानी बॉम्बे से, कहाँ पर? बोरी बंदर यानी बॉम्बे से और आपका कहाँ पर? तो ठाणे के बीच। ठाणे के बीच यह जो आपका कितना किलोमीटर चलाया गया था? तो देखिए 34 किलोमीटर जो है आपका यह ट्रेन चलाई गई थी। और बात करें, यह साहिब सुल्तान और सिद्ध नामक 3 इंजनों द्वारा यह संचालित किया गया था। इसमें 13 गाड़ियाँ थी। कितनी? तो इसमें 13 गाड़ियाँ थी। इसे लॉर्ड डलहौजी ने समर्पित किया था। यात्री लाइन का निर्माण संचालन ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे द्वारा किया गया था। इसे 1676 मिमी ब्रांड गेज में बनाया गया था, जो रेलवे के देश का मानक बन गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा आपका व्यापगत का सिद्धांत का प्रयोग क्यों किया गया था।
तो देखिए ऑप्शन कह रहा है कि झांसी रानी जो झांसी राज्य के साथ युद्ध छेड़ने के लिए, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए सही हो जाएगा कि झांसी राज्य को हड़पने के लिए। देखिए सही उत्तर हो जाएगा झांसी राज्य को हड़पने के लिए। अगर बात करें 1848 से 1848 से और 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहने के दौरान जो लॉर्ड डलहौजी था उसके व्यापक रूप से पालन की गई आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात व्यापक सिद्धांत का एक विलय नीति थी। व्यापक जो सिद्धांत था उस पर अंतर्निहित कारकों में से एक था जिसके कारण 1857 का जो है कब कौन तो 1857 का जो है विद्रोह हुआ था। और बात करें कई भारतीय राज्यों ने अपनी संप्रभुता जो है वह खो दी थी और ब्रिटिश क्षेत्र यहाँ पर बन गया था। बहुत से लोग इस सिद्धांत के अवैध तरीके से नाखुश थे और ये 1857 के विद्रोह के कारण में से यह एक था। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो व्यापकता का सिद्धांत था वह प्रयोग में क्यों लाया गया था, तो झांसी राज्य को हड़पने के लिए। ऑप्शन हम बी करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 5वां नंबर कह रहा है कि क्या कह रहा है कि नमक कानून के विरोध में डैश डैश का नेतृत्व किया गया था। तो क्या कह रहा है ऑप्शन में देखिए यह आपका क्या कह रहा है, तो आपका दांडी मार्च निकाला गया था। भारत छोड़ो आंदोलन गलत हो जाएगा और गांधी इरविन समझौता ये भी नहीं होगा और आपका खिलाफत आंदोलन ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, तो दांडी मार्च हो जाएगा। नमक कानून के विरोध में दांडी मार्च निकाला गया। नमक सत्याग्रह भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी जी ने 12 मार्च कब, तो देखिए 12 मार्च 12 मार्च सन 1930 में सन 1930 में जो है कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक समुद्र तट से नमक का उत्पादन कर नमक कानून तोड़ने के लिए लोगों को एक बड़े समूह का नेतृत्व किया था। और 6 अप्रैल 1930 को सुबह गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और नमक कानून तोड़ने के रास्ते में सरोजनी नायडू ने भी उनका साथ दिया था। तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, तो दांडी मार्च हो जाएगा। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा किस समाज सुधारक को पेरियार कहा जाता था। तो किस समाज सुधारक को पेरियार कहा जाता था, देखिए इससे ऑप्शन पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह आपका सीवी रमन पिल्ले गलत हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भी गलत हो जाएगा, ज्योतिबा राय फूले ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि समाज सुधारक को पेरियार किसे कहा जाता था, तो ई.बी. रामास्वामी नायकर को। देखिए अब बात करें ई.बी. स्वामी जो नायकर थे वह लोकप्रिय रूप से इन्हें पेरियार कहा जाता था। इरोड वेंकटप्पा, रामासामी पेरियार तथा थंथाई पेरियार के रूप में यह प्रतिष्ठित थे। एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने आत्मसम्मान और आंदोलन द्रविड़ कड़गम की शुरुआत की थी। उन्होंने द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता था। उन्होंने तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी प्रभुता और लिंग और जाति असमानता के खिलाफ विद्रोह किया था और 2021 में तमिलनाडु सरकार ने उनकी जयंती को सामूहिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का जो है फैसला लिया है। कब से, तो 2021 से जो है किसे, तो रामास्वामी नायकर के रूप में इन्हें जयंती के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया है तमिलनाडु ने। आगे देखिए आगे चलते 7वें नंबर पर। 7वां नंबर कह रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा कर्नाटक में। तमिलनाडु नहीं होगा, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा और आपका महाराष्ट्र भी नहीं होगा। तो देखिए आपकी बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य के बल्लोरी जिले में हम्पी में यह स्थित है। यह हम्पी में स्मारक के समूह का हिस्सा है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यह मंदिर शिव की एक विशाल भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण लक्कन दंडेश की सहायता से किया गया था। राजा देवराय द्वितीय के अधीन यह सेनापति थे। आगे 8वां नंबर देखिए कह रहा है कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए पहला कह रहा है क्या कथन, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और दूसरा कह रहा है क्या, कह रहा है ये इसे बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है और तीसरा
विकल्प कह रहा है कि यह गंगाऊ अभ्यारण्य के कुछ हिस्सों का सामूहिक समाहित करता है। तो कह रहा है, देखिए कह रहा ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं। तो देखिए 8वें की बात करें, 8वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हमारा जो दूसरा हो जाएगा और तीसरा ये हमारे सत्य हो जाएंगे। देखिए पन्ना बायोस्फीयर जो है यह रिजर्व पीबीआर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी WNBR में शामिल किया है। पन्ना पन्ना जो आपका बायोस्फीयर है वह रिजर्व पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका MP में स्थित है। अब बात करें तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र विभिन्न दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का निवास स्थान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को पन्ना टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। तो कथन 2 हमारे इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन दूसरा और तीसरा। अब 9वां नंबर देखिए, यही कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों पर आपको विचार करना है। तो इधर राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और इधर उसका स्थान दे रखा है। तो कह रहा है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में दे रखा है। तो क्या यह सही है? बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान आपका दे रखा है झारखंड में, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो आपका वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है। आपका बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपका झारखंड में नहीं, आपका वेस्ट बंगाल में है। आगे देखिए ऊपर की ओर चलते हैं। आगे देखिए और यहीं पर करिए दूसरा कह रहा है क्या? तो दूसरा कह रहा है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक दे रखा है। क्या दे रखा है? तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा, कर्नाटक में नहीं है। कहाँ पर है ये? तो यह जो आपका है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? तो यह आपका है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? तो आपका यह है आपका छत्तीसगढ़ में। और बात करें राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है उत्तराखंड में। यह हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल्स में बात करें तो देखिए डिटेल्स की बात करें, क्या कह रहा है कि बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो दे रखा है ना आपका बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, यह बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, जिसे BTR यानी पश्चिम बंगाल के जलाईगुड़ी जिले के आलिमपुर द्वार उप विभाग में यह स्थित है। तो आगे बात करें तो और आगे बात करें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका दे रखा है ना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। और आगे बात करें तो तीसरा, तो आपका तीसरा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है ना, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसलिए जोड़ी आपका तीसरा तो सही हो जाएगा। और बात करें तो 1983 में उत्तरांचल के राजा जी वन्यजीव अभ्यारण्य को मोतीचूर और चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ मिला दिया गया था और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था। इस पार्क का नाम स्वर्गीय श्रीराज गोपालाचारी, जिसे राजा जी भी कहा जाता था, इन्हीं के नाम पर यह रखा गया है, जो भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पहले गवर्नर जनरल थे। कौन? तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी की बात कर रहा है। तो अगर बात करें तो देखिए 9 का ऑप्शन पहला और दूसरा हमारा जो है गलत जोड़े हैं, ऑप्शन ए हम इसमें करेक्ट कर देंगे। 10वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थलीय वायु में, देखिए क्या कह रहा है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थलीय वायु में बिल्कुल भी सर्दियाँ नहीं होती है? तो ये देखिए कह रहा कि टुंड्रा में, यानी कि हमसे नेगेटिव पूछ रहा है ना, तो हमारा टुंड्रा नहीं होगा, टैगा भी नहीं होगा और सवाना भी नहीं होगा। ये हमारा होगा भूमध्य रेखीय वर्षा वन। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखीय वर्षा वन। देखिए इसकी सबसे उत्कृष्ट विशेषता विशेषता यह होती है कि यह वर्ष भर तापमान की एक रूपता होती है, जो लगभग आपका 28 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें बहुत कम भिन्नता होती है और यह बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती। यहाँ पर बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती है। बादल और भारी वर्षा दैनिक तापमान को कम करने में सहायता करते हैं, जिससे कि भूमध्य रेखा पर जलवायु असहनीय ना हो। बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख उत्पादक राज्य विशेष फसल को सही सुमिलित नहीं किया गया है? तो ज्वार का जो संबंध रखा है वह महाराष्ट्र से दे रखा है। किससे? तो ज्वार का जो संबंध दे रखा है वह महाराष्ट्र से दे रखा है। तो अगर बात करें
तो हमसे नेगेटिव पूछ रहा है, तो ये तो हमारा पहला जो है हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है मूंगफली गुजरात, ये भी सही हो जाएगा। मक्का कर्नाटका, यह भी सही हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पड़ा, सुम्मिलित नहीं है। तो गन्ना जो आपका उड़ीसा दे रखा है ना, यही आपका सुम्मिलित नहीं है। तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उष्णकटिबंधीय फसल है। यह आपका 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है यह तापमान 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा के साथ एक गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से यह बढ़ता है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस विभिन्न प्रकार की मिट्टी पर इसे उगाया जा सकता है और बुआई से लेकर कटाई तक के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। और गन्ना उत्पादक राज्य में बात करें तो सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के बाद जो आपका आता है वह कर्नाटका आता है। कर्नाटका के बाद तमिलनाडु आता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश के बाद आपका क्या आता है, तो तेलंगाना आता है। उसके बाद बिहार आता है। ये आपका क्रम हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो गन्ना उड़ीसा जो दे रखा है वो आपका सुमिलित नहीं है। आगे 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला और उनकी उच्चतम चोटी जो है गलत गलत दे रखी है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, कह रहा है कि आपका पश्चिमी घाट क्या दे रखा है, पश्चिमी घाट अनाईमुड़ी, तो ये आपका सही हो जाएगा। सतपुड़ा धूपगढ़, यह भी सही हो जाएगा। विंध्य सदावना शिखर, यह भी सही हो जाएगा। लेकिन गारो पहाड़ी लुम्ब शिलांग दे रखा है, यही जो है हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। कि देखिए गारो हिल्स जो आपका हो जाएगा ना, गारो हिल्स, तो गारो हिल्स लुम्ब शिलांग यह युग्म आपका गलत हो जाएगा। पर्वत में पर्वत श्रृंखलाएँ और उनकी सबसे ऊंची चोटियों की बात करें तो पश्चिमी घाट आपका कहाँ पर है, तो आपके अनाईमुड़ी दे रखा है। सतपुरा आपका ध्रुपदगढ़ दे रखा है और विंध्य सद्भावना शिखर दे रखा है। आपका गारो पहाड़ी जो दे रखा है आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका लुम्ब शिलांग में नहीं होगा। यह कहाँ पर होगा, तो आपका नोक रेक में। कहाँ पे, तो नोक रेक में। नोक रेक में बात करें तो विकल्प हमारा डी जो युग्म जो आपका है वह गलत हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो लोकसभा के जो प्रथम यानी पहले अध्यक्ष कौन थे, तो 13 की बात करें तो देखिए आपके के एस हेगड़े नहीं तो होंगे नहीं, ये हो जाएंगे आपके गणेश मावलंकर। लोकसभा के स्पीकर गणेश मावलंकर थे और उन्हें 1952 में, कब, 1952 से 56 तक इस पद पर वह थे। आगे देखिए 14 क्या नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि बड़ा कर दूं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को आपका परिभाषित करता है। तो धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन है, तो ये आपका पहला हो जाएगा अनुच्छेद 114। यानी देखिए आर्टिकल आपका 110 की परिभाषा भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। यह एक वित्तीय विधेयक तक और धन विधेयक तक नहीं है जब तक कि यह अनुच्छेद 110 की आवश्यकताओं को जो है पूरा नहीं कर देता। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, आगे 15 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या कि भारत के संविधान में वर्णित हम भारत के लोग का अर्थ क्या है। तो संविधान में जो आपका वर्णित है प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग हैं, इसका अर्थ क्या है, तो देखिए ऑप्शन तो ए हो नहीं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास संप्रभुता निहित नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रभुता भारत के लोगों के साथ है। क्या है, तो देखिए बात करें संप्रभुता एक राजनीतिक अवधारणा है जो प्रमुख शक्ति या सर्वोच्च अधिकार को संदर्भित करती है। आधुनिक लोकतंत्र में संप्रभु शक्ति लोगों के पास होती है और आधुनिक लोकतंत्र में देखिए कांग्रेस या संसद जैसे प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। संविधान एक जीवित दस्तावेज होता है। ये एक ऐसा साधन है जो सरकारी तंत्र का काम करता है। इससे संबंधित अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसका लचीलापन और इसका संशोधन में निहित होता है। इसकी प्रस्तावना में भारत के लोगों के लिए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य, न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे शब्द इसमें शामिल होते हैं।
आगे 16 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस, देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया। तो कौन सी समिति है जो भारत में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन की बात करें तो 16 नंबर में देखिए आपके मल्होत्रा समिति नहीं होगी, राघवन समिति नहीं होगी, आपकी होगा स्वर्ण सिंह समिति। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जो है बायो क्या, तो 42 संशोधन अधिनियम 1976 आर्टिकल 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति को सिफारिशों पर इसे शामिल कर दिया गया था। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी राशि को किस राशि को अधिस राशि कहा जाता है यदि वह पूरी तरह से डैश डैश द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो 17 नंबर है। तो देखिए ये आपका पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, केवल इसका परिणाम पर। देखिए वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है और उसे जो है अधिस राशि कहा जाता है, उनका केवल संख्यात्मक मान होता है और यह राशि दिशा को इंगित नहीं करता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें लंबाई और आपका समय यानी टाइम यानी स्पीड यानी गति, और बात करें घनत्व तो यानी डेंसिटी, दाब यानी प्रेशर, तापमान तापमान यानी आपका टेम्परेचर, ऊर्जा यानी आपका कार्य यानी वर्क, कार्य, और शक्ति यानी पावर। तो ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, केवल इसके परिणाम। 21 नंबर प्रश्न है, कह रहा मुंह में पीएच 5.5 से कम होने पर हमारे मुंह में कौन सा पदार्थ संचारित होने लगता है और दांतों को जो है सड़न का कारण बनता है। तो देखिए ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। मुंह में पीएच 5.5 से कम होने पर हमारे मुंह में कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड पेटाइट संचारित होने लगता है और दांतों को जो है सड़न का कारण बनता है। दांतों का सड़न का कारण क्या क्या होता है, तो मुंह में जीवाणु, मीठा, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ और पेयजल जैसे फल, कैंडी, ब्रेड, अनाज, अंडा, दूध जैसे पर पोषण करते हैं। जीवाणु इन कार्बोहाइड्रेट को अम्ल में बदल देते हैं और दांतों का सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान आपका 5.5 से कम होता है। और दंत वक्र जो होती है वह कैल्शियम फास्फेट से बनाता है जिसे आपका हाइड्रोक्सीपेटाइड नामक क्रिस्टल संरचना व्यवस्थित किया जाता है। इसका पीएच में अगर घुलता नहीं है। और बात करें दांतों का सड़न से कैविटी आपकी हो सकती है, जो आपको दांतों में छेद हो जाता है। यदि दांतों को सड़न का इलाज नहीं किया जाए तो ये आपका दर्द, संक्रमण और यहाँ तक का दांत खराब भी हो सकते हैं। और 19 नंबर तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके एक अन्य पदार्थ बनाता है जो पानी में घुलनशील होता है और जिसका जलीय विलयन विद्युत संचालन होता है। तो देखिए 19 की बात करें तो ये आपका सल्फर तो होगा भी नहीं, सिलिकॉन भी नहीं होगा और ग्रेफाइट भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। यानी मैग्नीशियम क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया करके एक ऐसा पदार्थ बनाता है जो पानी में घुलनशील होता है और जिसका जलीय विलयन विद्युत का जो है संचालन करता है। यानी मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन की अगर अपक्रिया कराएं किसके, तो मैग्नीशियम के साथ, देखिए मैग्नीशियम के साथ यानी Mg के साथ जो है अगर हम क्लोरीन की अपक्रिया कराएं Cl2 के साथ, ये आपका हो जाएगा MgCl2। MgCl2 MgCl2 एक विद्युत अपघट्य है, इसलिए यह पानी में घुलने पर आपका Mg पे आपका प्लस क्या, Mg पे 2+ और इसके साथ ही आपका क्लोरीन पे आपका माइनस आयन में विभोजित होता है और विद्युत का संचालन करेगा। आगे देखिए आगे 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव पूछ रहा है तो हम नेगेटिव उत्तर भी देंगे। कह रहा बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का जो है पोषण करना, यह तो नहीं होगा। और बी कह रहा है कि जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता का मूल्यों का विकास करना, यह भी नहीं होगा। और उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
यानी देखिए उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, यह भी सही है। 1 मिनट, उद्देश्य नहीं है ना, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और वैज्ञानिक स्वभाव का विकास होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और डी हमारा नहीं होगा, यही हमसे पूछ रहा था कि अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषा पर बल देना चाहिए। बल देने की बात की गई है, इस वजह से यह जो हमारा यह स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। यानी शिक्षा का उद्देश्य यही नहीं होना चाहिए कि विज्ञान का उद्देश्य छात्र को अपने संचार कौशल का विकसित करने में सक्षम बनाना है, ताकि वह वैज्ञानिक जानकारी को समझ सके, और जैसे कि डेटा, विचार, तर्क और जांच और विभिन्न प्रकार के संचार साधनों में उपयुक्त वैज्ञानिक भाषा का उपयोग करके इसे जो है संप्रेषित करते हैं। विज्ञान की शिक्षा दुनिया के बारे में छात्राओं की जिज्ञासा को बढ़ाती है और वैज्ञानिक सोच का जो है बढ़ावा देती है। यह छात्र को विज्ञान से संबंधित मुद्दों पर सार्वजनिक संभाषण में भाग लेने के लिए तैयार करेगा और उन्हें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीवन भर सिखाने के लिए सक्षम बना रहेगा। ऑप्शन जो कि है हमारा डी ऑप्शन, ये जो है यही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी गंगा नदी। यानी गंगा नदी की लंबाई और बात करें तो लंबाई कितनी है, तो 25-25, ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। यह भारत में हिंदुओं का सबसे पवित्र नदी है। इसका उद्गम स्थल बात करें तो उत्तराखंड के आपके गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह देवप्रयाग उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर जो है शुरू हुआ था। अब 22 नंबर कह रहा है भारत का नौसैनिक कमांडर सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस जहाज पर हुआ था। तो ये देखिए ये हमारा आपका पहला तो होगा नहीं, विक्रमादित्य पर नहीं होगा। ये हो जाएगा INS विक्रांत। क्या हो जाएगा, INS विक्रांत। यानी भारत का नौसेना कमांडर सम्मेलन आपका 2023 INS विक्रांत पर हुआ था। सम्मेलन सैन्य आपका सामरिक और देखिए यह स्तर महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ संस्थागत मंच के माध्यम से वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए नौसेना कमांडरों के लिए यह मंच जो है आपका कार्य कर रहा था। तो ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसमें हम करेक्ट कर देंगे। अब कह रहा महान स्पिन गेंदबाज शेख बाम का निधन हो गया, वह किस देश के लिए खेलते थे। तो देखिए न्यूजीलैंड के नहीं लिए खेलते थे, ये खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। इंग्लैंड भी गलत हो जाएगा और दक्षिण अफ्रीका भी गलत हो जाएगा। अब बात करें महान ऑस्ट्रेलियाई स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न, यानी 52 वर्ष का, थाईलैंड को है सुनाई में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। उन्होंने 1982 में क्रिकेट में जो है पदार्पण किया और ऑस्ट्रेलिया के लिए 145 टेस्ट खेले, जिसमें 708 विकेट लिया। उन्होंने जुलाई 2013 में विकेट के सभी प्रारूपों में से संन्यास ले लिया था और उन्हें भी क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान गेंदबाज के रूप में जाने लगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा मार्च 2023 में भारत सरकार ने कैप्टिव एक्सप्लॉयमेंट पहल शुरू की थी। यह पहल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। यानी कौन सा आपका वर्ग पूछ रहा है, तो आपका कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पहल शुरू किया था, तो पहले निम्नलिखित में से किस वर्ग से ये आपका संबंधित है। तो आगे ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर बात करें 24 नंबर का, तो यह जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भारत के ग्रामीण सेवा है। क्या हो जाएगा आपका 24 नंबर है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर बात करें 24 का, तो 24 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, भारत के ग्रामीण युवा। यह भी हमारे तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। देखिए मार्च 2023 में मार्च 2023 में भारतीय के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कैप्टिव एक्सप्लॉयमेंट पहल की शुरुआत की थी, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी DDU-GKY के तहत एक अनूठी यह पहल थी। आगे देखिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस वेब श्रृंखला ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। तो कौन सी वेब सीरीज थी जो 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता था।
तो 25 का ये हो जाएगा आपका दिल्ली क्राइम ने। किसने? तो दिल्ली क्राइम ने। दिल्ली क्राइम ने ऑप्शन सी हम करेक्ट कर देंगे कि दिल्ली क्राइम वेब सीरीज ने 48वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता था। और 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 न्यूयॉर्क शहर के हैमस्टन बॉलरूम में आयोजित किया गया था। यह एमी अवार्ड का गठन 1946 में हुआ था। कब? तो 1990 आपका 46 में अब किया गया था। और 1949 में पहली एमी प्रस्तुत की गई थी। यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिए गए थे। यह पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में दिए जाते हैं, जैसे अगर कोई नाटकीय सीरीज हुआ, कॉमेडी सीरीज हुआ, और भी आपका विशेष सीरीज हो गया, और समिति सीरीज हो गई, और विभिन्न प्रकार के संगीत या कॉमेडी पर यह पुरस्कार दिया जाता है। कह रहा स्तंभ एक को स्तंभ ख से आपको कैसे ख को आपको मिलाना है। कह रहा ओपन जनरल लाइसेंस दे रखा है। क्या ओपन जनरल लाइसेंस दे रखा है, और इधर आपका रोजगार दे रखा है, ट्राइम सम दे रखा है, विदेशी व्यापार, और थोक मुख्य सूचांक आपका ऋण नियंत्रण दे रखा है। तो अगर बात करें ए का जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ए का दूसरा हो जाएगा। ए का दूसरा हो जाएगा। अब बात करें बी का पहला हो जाएगा रोजगार। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, और सी का चौथा हो जाएगा, और डी का जो हमारा वह तीसरा हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है 27 नंबर, एलोवेरा बीटो का निधन हो गया। वह भारत की किस खेल टीम के पूर्व कप्तान थे? तो ये कौन थे? तो क्रिकेट के भी नहीं थे, पोलो के भी नहीं थे, वॉलीबॉल के भी नहीं थे, यह थे क्या? हॉकी के। यानी भारतीय महिला टीम का पूर्व कप्तान एलोवेरा बीटो को अप्रैल 2022 का वृद्धावस्था संबंधी समस्याओं के कारण 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। एल्बेरा बीटो ने कर्नाटक के घरेलू टीम का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय खिताब जीता था। उन्होंने 1960 में, कब? तो आपका 1960 में जो है 1960 से 1967 तक जो है यह घरेलू सर्किट पर राज किया। उन्होंने जापान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत इन्हें अगर बात करें, वह एनी लम्सडेन के बाद अर्जुन पुरस्कार इन्हें 1965 में मिला था। और देखिए कह रहा है कि क्या आपका 28 नंबर, पैरा एथलेटिक दीपा मलिक, जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था, और डैश डैश खेल से संबंधित हैं। तो ये जो आपका हो जाएगा, बैडमिंटन तो होगा नहीं, और आपका डिस्क थ्रो भी नहीं होगा, ये होगा 60 फुट। यानी दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और यह 60 फुट में 2016 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में रजत पदक जो है इन्हें मिला था। उन्होंने 2006 में रियो पैरा ओलंपिक में 60 फुट करके 53वां जो है श्रेणी में रजत जीता था। और उन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से जो है सम्मानित किया गया। 29 नंबर कह रहा कि पैराग्वे की राजधानी क्या है? पैराग्वे की राजधानी क्या है? तो यह जो हमारा हो जाएगा, देखिए आपका असूनसियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असूनसियन हो जाएगा। यानी पैरवी की राजधानी असूनसियन है। यह शहर पैराग्वे नदी के किनारे जो है स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है। 30 नंबर कह रहा है कि ओबी एक विशिष्ट लोकगीत है जो महिलाओं के मृतक और वैवाहिक घरों को वर्णन करता है। इस दोहे से बना पूरे दिन नियमित कार्य करते हुए गांव को महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इस किस राज्य से यह संबंधित है? तो यह जो आपका, तो देखिए आपका मिजोरम तो होगा नहीं, और गोवा भी नहीं होगा, असम भी नहीं होगा। तो एक आपका बचा कौन सा? तो महाराष्ट्र से। यानी देखिए वो भी एक ऐसा विशिष्ट लोकगीत है जो महिलाओं के मृतक और वैवाहिक घरों का वर्णन करते हुए दोहों से बना होता है। यह पूरे दिन नियमित रूप से कार्य करते हुए गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है, और यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। वो भी लोकगीत महाराष्ट्र की ग्रामीण महिलाओं द्वारा ससुराल पति का घर और मायका अपने पति के घर का वर्णन करने के लिए होली गीत जो है गाया जाता है।
31 कह रहा कि भवाई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक आपका नाट्य रूप है? तो देखिए ये हमारा पहला हो जाएगा गुजरात का। नागालैंड भी नहीं है, कर्नाटका भी नहीं है और तमिलनाडु भी नहीं है। तो देखिए भवाई जिले देश या इस्मांग के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम भारत एक लोकप्रिय लोक रोमांच है, खासकर गुजरात में यह है। कह रहा नमामि गंगा परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कदम हैं। तो पहला कदम कह रहा कि गंगा तट पर 108 18 शहर बस्तियों में सीवरेज के जो आपके सीवरेज के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है। ऑप्शन देखिए दूसरा कह रहा कि गंगा किनारे ग्राम पंचायत होगा। या ऑप्शन और दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से पढ़िए और देखिएगा कि नमामि गंगा परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथम कदम क्या हैं। तो पहला कह रहा कि गंगा तट पर 118 शहरी बस्तियों में शिविर के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना होगा और सभी गंगा के किनारे पंचायत 2022 तक ही खुले में शौच से यह मुक्त हो जाएगा। और पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह युक्ति जल शुल्क है। आर्द्र भूमि का जीवाणु द्वारा संरक्षण, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का जो है चुनाव कर सकते हैं। तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त ऊपर के सभी। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर की ओर। और क्या कह रहा है 33 नंबर, कह रहा है एक मल्टी स्टैकिंग प्रणाली में एक डैश डैश एक निश्चित मात्रा में रैम, जिसे एक अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष यंत्र पर हस्तांतरित करने से पहले आंकड़े में हेर फेर कर सके। तो 33 नंबर प्रश्न है और पहला ही हमारा हो जाएगा क्या, तो है हेलिक्स हो जाएगा। क्या ये देखिए, अगर विस्तृत की बात करें, एक मल्टीटास्किंग प्रणाली में एक हेलिक्स एक निश्चित मात्रा में रैम है जिसे एक अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष यंत्र पर हस्तांतरित करने से पहले आंकड़े में हेरफेर ना कर सके। और 34 नंबर कह रहा है वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है। तो कौन से जनरेशन में जो है कंप्यूटर का जो है प्रयोग हुआ जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पाँचवा। कह रहा कि पाँचवीं पीढ़ी के काल 1980 से अब तक पाँचवीं पीढ़ी में VLSI तकनीकी और ULSI अल्ट्रा लॉजिकल स्केल यानी इंटीग्रेशन तकनीक बनाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप 10 मिलियन इलेक्ट्रिक घटकों वाले माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का उत्पादन हुआ है। 35 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि नाम धापा राष्ट्रीय उद्यान है। तो नाम धापा राष्ट्रीय उद्यान में है, तो कहाँ पर है। तो 35 नंबर प्रश्न है, तो ये जो आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। देखिए अगर बात करें, नाम धापा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है। क्षेत्रफल के लिहाज में यह दुनिया का केवल ऐसा पार्क है जिसे बड़ी बिल्ली के 4 फैलिन प्रजातियां हैं, अर्थात टाइगर यानी पेंथर, आपका टगरिस यानी तेंदुआ, और बात करें पंथेरा पाउडर से यानी आपका सो लेपर्ड यानी। और देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे 36 नंबर कह रहा है कि हुमायूं नामक के लेखक कौन थे। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की लेखिका है। और गुलबदन बेगम एक ऐसी मुगल राजकुमारी और मुगल साम्राज्य के संस्थापक सम्राट बाबर की बेटी थी। वह अपने सौतेली भाई सम्राट हुमायूं के जीवन का लेखा जोखा हुमायूं नामा का लेखक के रूप में जाने जाती थी और उसने अपने भीतर सम्राट अकबर के अनुरोध पर लगाया था। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 37 नंबर कह रहा है कि एलपीजी ग्राहकों को सेवा प्रदान कर की गई और सुरक्षित प्रणाली के रूप में प्रारंभ की गई योजना का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहल हो जाएगा। क्या बात करें, देखिए 37 नंबर है ना, 37 नंबर में देखिए 37 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहज हो जाएगा। तो सहज उस योजना का नाम है जिसे
एलपीजी ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए जो आपका सुचारित प्रणाली के रूप में यह किया जाता है। और कह रहा भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचांक किससे संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा। देखिए भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचांक स्वास्थ्य से संबंधित है। और एबीसी सूचांक का मतलब होता है कि शिशुओं और बच्चों को उत्पादित सूचांक जो है सूचांक है। यह बाल स्वास्थ्य के 4 बुनियादी पहलुओं और उत्तरजीविता, प्रतिरक्षा प्रणाली और स्कूली शिक्षा को मापता है। अब देखिए इंग्लिश में 39 नंबर प्रश्न है और इंग्लिश में दे रखा है। कह रहा है व्हाट इट द बिलियन ऑफ डगलस डिजायर ऑफ बीचिड कैलिफोर्निया इन द लेसन डीप वाटर। तो आपका 39 का प्रश्न की बात करें, 39 का बी हो जाएगा टू लर्न आपके स्विमिंग दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी यानी डगलस जो थे वह हैड ए कीप डिजायर, वह एक इच्छा रखते थे कि रेड इनटू द वाटर इन सिंस द चाइल्डहुड, यानी बट हर हैड डेवलपमेंट एंड एवेडजम फ्रॉम द वाटर एंड वांटेड गेट फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ वाटर। 10 बिलियन ऑफ डॉब्स वांटेड टू लर्न स्विमिंग, यानी वह स्विमिंग सीखना चाहते थे और विजिट टू कैलिफोर्निया इन लेसन्स डीप वाटर में। तो ऑप्शन हम जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हम करेक्ट कर देंगे। और देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र संबंधित विकार में एक महिला का जन्म केवल एक्स गुणसूत्र के साथ होता है? तो आपका पताउ सिंड्रोम तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कि बात करें टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा गुणसूत्र विकार है जिसमें एक लड़की जो है लड़की केवल एक एक्स गुणसूत्र के साथ पैदा होती है। हेनरी ट्रेनर ने सबसे पहले ट्रेनर सिंड्रोम की व्याख्या की थी और सामान्य गुणसूत्र असमानताओं में से एक इस स्थिति की लड़कियां अथवा महिलाओं की लंबाई औसत लंबाई से कम रहती है और डीप ग्रंथि की अनुपस्थिति के कारण सामान्यतः बच्चों का जन्म देने से जो है बांझपन रहती हैं। ऑप्शन जो है बी हम करेक्ट कर देंगे। कह रहा है जब एक संख्या को जो है देखिए जब एक संख्या को जो है n को 477 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है शून्य प्राप्त होता है। जब n को 57 से द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? 47 नंबर 41 नंबर है ना। तो बात करें एक संख्या n को 77 से जो विभाजित किया जाता है और एक संख्या n के एक संबंध में m द्वारा विभाजित किया जाता है, n या m a द्वारा जो है, जहां आपका क्या हो जाएगा, a जो आपका हो जाएगा लेस देन आपका m, यानी m ग्रेटर देन a से। तो अगर बात करें तो आपका तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो 477 दे रखा है ना। तो 477 दे रखा है तो ये आपका हो जाएगा 57 गुणे आपका 8 हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 456। 456 और अगर बात करें तो 477, देखिए 477 को हम क्या कर सकते हैं, तो हम 456 से जो है माइनस कर सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा 21 होगा और 21 शेषफल होगा तो 21 ही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए कह रहा है कि 450 मिठाइयाँ बच्चों के समूह के बीच समान रूप से इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या बच्चों की संख्या 1/5 हो और समूहों में बच्चों की संख्या क्या है, ये पूछ रहा है। तो बात करें तो मिठाइयों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, तो आपकी 405 दे रखी है। और बात करें मिठाइयों की कुल संख्या कितनी है, तो बच्चों की संख्या गुणे गुणे जो है प्रत्येक बच्चों द्वारा प्राप्त की गई मिठाइयाँ। तो इसी के साथ हम फार्मूला लगाएंगे, n बटा आपका 5 कर देंगे। n बटा 5 कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, n गुणे n बटे आपका 5 हो जाएगा और बराबर में कर देंगे 405। 405 तो ये आपका n आपका हो जाएगा n स्क्वायर बराबर 405 को जब 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2500 2025 हो जाएगा। अब n बराबर यानी आपका 2025 किसका स्क्वायर है, तो 45 का वर्ग है। 45 का वर्ग है तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन ही हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा इसमें।
अब 43 नंबर कह देखिए कह रहा है 2 पे 50, 30 पे 40 और 4 पे 30 और 50 5 पे 20 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी, देखिए क्या दे रखा है 3 पे 2 पे 50 दे रखा है। 1 मिनट पहले देखिए 2 पे क्या दे रखा है, तो 2 पे 50 दे रखा है। 2 पे 50 है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 5 और इसके पावर आपका हम 10 कर सकते हैं, तभी तो आपका 50 के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगा अगर दो 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 के ऊपर अगर 5 है तो ये आपका हो जाएगा 32 और इसके ऊपर हो जाएगा 10 है। अब आगे देखिए 3 के ऊपर 40 है किसके, तो 3 के ऊपर 40 है, हम इसे क्या कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और इसके पावर कितना कर सकते हैं, इसके पावर जो है हम 10 कर सकते हैं। यह कितना आ सकता है, तो 4 पे कितना है, तो 4 पे 30 है ना। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना है, तो 3 पे 40 है ना, 3 पे 40 दे रखा है, 3 पे 40 है तो यह बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 4 और इसके पावर जो है 10 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, 3 के पावर जो आपका 4 का मतलब हो जाएगा क्या, तो 81 पे 10 हो जाएगा, 81 पे 10 हो जाएगा। अब क्या बचा, तो 430 बचा। अब 430 को क्या कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 4 का क्यूब करके इसे क्या करते हैं, तो घात आपका 10 हो जाएगा। और बात करें तो 4 का 4 चौके 16, 16 चौका आपका 64, यानी 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 10 हो जाएगा, 64 की पावर 10 हो जाएगा। और एक बचा आपका 520, 520 है ना, 520 क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर और आपका, अब इसे क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25 और इसके पावर 10 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था क्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या जो हमारी हो जाएगी, कितना दे रखा है, तो 4 चौका 16, 16 चौका आपका 64 हो जाएगा, जिसमें 3 पे 40 है ना, यानी किस पे, तो 3 पे 40 यानी 3 पे 40 जिसे 81 आ रखा है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा किस पे, तो 3 पे 40 जिसमें हमारा 81 आया हुआ है, यानी 3 पे 40 ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ देखिए क्या कह रहा है, इसको सही व्यंजक के रूप में जो है हमें लिखना है। तो क्या दे रखा है, 6 और 4 के ऊपर आपका बार दे रखा है, बार दे रखा है तो इसे हम कर सकते हैं 6 प्लस 0.46 के ऊपर बार है ना, बार है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम जो है 2 पे बार है तो इसे हम 99 कर सकते हैं, 99 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 99 में जब 6 से गुणा होगा तो 594 हो जाएगा, 594 प्लस आपका हो जाएगा 46 हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा, बटा जो हो जाएगा वह 99 हो जाएगा। अब 594 और 46 जब जुड़ जाएंगे तो ये आपका हो जाएंगे 610 और बटे आपका 99 हो जाएगा, 610 और बटे 99, ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे। तो फिलहाल आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हमने मैथ के भी क्वेश्चन थोड़े बहुत देखें। और क्लास कैसी लगी अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।